शाम के 4 बज रहे थे। आरोही अपने कमरे में सोफे पर आराम से बैठी फोन चला रही थी, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आदित्य की कही हुई बात घूम रही थी। बुक्स कैसे दे सकती है सारे सवालों का जवाब, और वो भी तब जब सवाल इतने अजीब हो। आरोही ने फोन को साइड में रखते हुए कहा, पर आरोही ये सब के बारे में बहुत ज्यादा सोचकर और परेशान नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो कोई भी फालतू की बात नहीं सोचेगी और अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगी। पर फिलहाल आरोही को कुछ दिन तक कॉलेज में होने वाले डांडिया नाइट्स के बारे में सोचना था। अभी तक आरोही ने ये तक नहीं डिसाइड किया था कि वो किससे अपना डांस पार्टनर बनाएगी और कोई बनेगा भी या नहीं, क्योंकि बात तो वो किसी से करती नहीं थी, ना ही कोई दोस्त बनाया था अभी तक। रेयान से पूछूं क्या, बट उसने मना कर दिया तो? अपने दाएं हाथ का नाखून चबाते हुए आरोही ने कहा। आरोही को यकीन था रेयान एक बार पूछने पर ही मान जाएगा, मगर वो ये सोचकर थोड़ा ऑकवर्ड भी हो रही थी कि वो पूछेगी कैसे। हे रेयान, तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे क्या? कहते हुए आरोही ने रेयान को अपने सामने इमेजिन कर लिया और इसी लाइन को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करने लगी, ताकि वो कल रेयान के सामने जाकर सीधा पूछ सके। इधर आरोही रेयान से अपना डांस पार्टनर बनने के लिए कैसे पूछेगी इसकी प्रैक्टिस कर रही थी, और वहां दूसरी तरफ अपने घर में बैठा आदित्य गुस्से में बौखला रहा था। आदित्य ने गुस्से से भरकर अपना हाथ दीवार में मारते हुए कहा, ये लड़की कैसे इतनी बेवकूफ हो सकती है? कितना समझाया था मैंने, मगर सब वेस्ट। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कहते हुए आदित्य ने अपनी जेब से A+ की साइन वाला लॉकेट निकाला और उसे एक तरफ से हाथ में पकड़कर हवा में लहराने लगा। उस लॉकेट को हवा में लहराते हुए आदित्य बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। इसके साथ ही आदित्य धीरे धीरे कुछ मंत्र भी बड़बड़ा रहा था। इधर आदित्य ने लॉकेट के साथ ऐसा करना शुरू किया और उधर आरोही के कमरे में रखी उसकी अलमारी के अंदर से खटखटाने की आवाजें आनी शुरू हो गई। 1-2 बार तो आरोही ने इसे अवॉइड किया, ये सोचकर कि हवा की वजह से अलमारी हिल रही होगी और ऐसे आवाज कर रही होगी। पर जब काफी देर तक लगातार अलमारी से ऐसी आवाज आती रही तो आरोही को थोड़ा अजीब लगा। उसने घबराते हुए मन में कहा, ये कैसी आवाज आ रही है? आरोही ने जब आवाज के डायरेक्शन पर गौर किया तो उसे लगा कि आवाज अलमारी के आसपास से आ रही है। कुछ सोचकर आरोही सोफे से उठी और अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो गई। आरोही अब पूरे ध्यान से इस आवाज को सुनने लगी। इधर आदित्य अभी भी लॉकेट को देखते हुए लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था और आदित्य के मंत्र पढ़ने से अलमारी के अंदर से आने वाली आवाज और तेज होती जा रही थी। आरोही ये देखकर अब पूरी तरह से घबरा गई थी। ये आवाज तो अलमारी से आ रही है। क्या करूं? इसे खोलना सही रहेगा या नहीं? मुझे ये भी नहीं पता, कहीं इसे खोलते ही कोई नई मुसीबत सामने आ गई तो? घबराते हुए आरोही ने खुद से ही कहा, रिजल्ट चाहे जैसा हो, पर ये जानने के लिए कि आवाज क्यों आ रही है मुझे अलमारी खोलनी पड़ेगी। कहते हुए आरोही ने पूरी हिम्मत जुटाई और एक झटके में अलमारी खोल दी। मगर जैसे ही अलमारी खुली उसके अंदर से एक किताब आरोही के सामने आ गिरी। आरोही ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई और डर के 2-4 कदम पीछे चली गई। इसके साथ ही अलमारी के अंदर से आ रही आवाजें भी बंद हो गई। अब पूरे कमरे में शांति फैल चुकी थी। आरोही किताब से कुछ दूरी पर खड़ी अभी भी ये सोच रही थी कि उसकी अलमारी में से ये किताब कहां से आई, क्योंकि उसने तो यहाँ कोई किताब रखी ही नहीं थी। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसे अपनी ड्राइंग का ख्याल आया। आरोही तुरंत आगे बढ़ी और अलमारी में अपनी बनाई ड्राइंग ढूंढने लगी, पर बहुत ढूंढने के बाद भी आरोही को वो ड्राइंग नहीं मिली। यहीं तो रखी थी, फिर गई कहां? ये सब हो क्या रहा है मेरी लाइफ में? बुरी तरह से इरिटेट होते हुए आरोही ने कहा, एक तरफ ड्राइंग खो जाना और दूसरी तरफ ये किताब। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ड्राइंग गायब कैसे हो गई। आरोही ये सब सोच ही रही थी कि उसका दिमाग ठनका, कहीं वो ड्राइंग किताब तो नहीं बन गई? चुप कर आरोही, तू पागल हो गई है? भला कोई ड्राइंग अपने आप बुक में बदल सकती है? खुद को समझाते हुए आरोही ने कहा, पर अगले ही पल उसके थॉट्स बदल गए। जैसी घटनाएं इधर कुछ दिनों से आरोही के साथ हो रही थी, उसकी वजह से अब वो किसी भी अजीब बात पर यकीन करने लग गए थे। आरोही को अब पूरा यकीन हो चला था कि वो ड्राइंग ही अब बुक बन चुकी है। यही सोचते हुए आरोही ने कहा,
पर आजकल तो कुछ भी हो रहा है मेरे लाइफ में, कोई भरोसा नहीं है कि वो ड्राइंग ही बुक में चेंज हो गई हो। इधर आदित्य ने अब तक उस लॉकेट को वापस अपनी जेब में रख लिया था और आराम से अपने कमरे में लेटा हुआ था। यहां से मेरी ड्यूटी खत्म और तुम्हारी शुरू होती है मिस आरोही, कहते हुए आदित्य मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ आरोही अभी भी किताब के पास बैठी यही सोच रही थी कि उसे ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं, कि तभी उसे आदित्य की कही बात याद आ गई। किताब सारे सवाल का जवाब देगी, कहा था आदित्य सर ने। मुझे एक बार पढ़ के देखना चाहिए इस बुक को, क्या पता मुझे मेरे एक दो सवाल के जवाब मिल जाए, और जवाब नहीं भी मिला तो इस बुक को एक बार पढ़ लेने से मेरा कोई नुकसान तो होगा नहीं। कहते हुए आरोही ने वो किताब उठाई और अपने बेड पर ले गई। वहां बैठकर आरोही किताब को बड़े ध्यान से देखने लगी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो किताब बहुत पुराने समय की हो। उसमें जो पेपर यूज हुआ था वो भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। इसके अलावा एक और खास बात थी उस किताब की, और वो थी उसकी बाइंडिंग। वो पूरी किताब किसी धागे या गम से नहीं बल्कि किसी फोर्स से बाइंडेड थी। उसके हर एक पन्ने हवा में थे, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे उनके बीच कोई बाइंडिंग फोर्स हो। उस किताब का नाम था स्वप्नावली। स्वप्नावली? क्या मतलब हो सकता है इसका? खैर जो भी हो, कुछ सपने से रिलेटेड ही लग रहा है। गंभीर होते हुए आरोही ने खुद से कहा। किताब के नाम को देखकर आरोही उसे पढ़ने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि आरोही के ज्यादातर सवाल भी सपने से ही जुड़े हुए थे। आरोही ने अब देर ना करते हुए किताब ओपन की और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले पेज पर राइटर के बारे में लिखा हुआ था, द्वेंदु द ग्रेट साल्विनोस। राइटर का नाम देखकर आरोही थोड़ी सरप्राइज्ड हुई। ये तो डैड, नहीं, डैड कैसे हो सकते हैं? ये बुक जिस जमाने में लिखी गई होगी उस टाइम तो डैड पैदा भी नहीं हुए होंगे। कंफ्यूज्ड आरोही ने खुद को समझाते हुए कहा। दरअसल द्वेंदु आरोही के डैड का भी नाम था, तो जब उसने सेम नाम किताब पर देखा तो एक पल को उसे लगा शायद ये किताब उसके डैड ने ही लिखी है। पर फिर जब आरोही को उसकी माँ की कही बातें याद आई कि उसके डैड को बुक से सख्त नफरत थी, तो वो श्योर हो गई उसके डैड कभी कोई बुक नहीं लिखे होंगे। ऊपर से ये किताब भी हजारों साल पुरानी लग रही थी। ऐसे में उसका आरोही के डैड द्वेंदु द्वारा लिखा जाना इम्पॉसिबल था। यही सोचकर आरोही ने नेक्स्ट पेज पलट दिया। किताब के अगले ही पन्ने पर सपनों के बारे में कुछ खास बातें लिखी गई थी। आरोही ने इन सभी को बड़े ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग किसी साल्विनोस के सपने कभी आम नहीं होते। या तो वो उसे किसी फ्यूचर में होने वाली घटना का संकेत देते हैं, या तो आगे आने वाली समस्याओं से पहले ही वार्न कर देते हैं, ताकि उनके आने तक साल्विनोस उन समस्याओं से लड़ने के लिए रेडी हो सके। हर एक सपने के पीछे एक राज होता है। अब ये साल्विनोस पर डिपेंड करता है कि वो उस राज को सही वक्त पर जान पाता है या नहीं। आरोही ये पढ़ तो रही थी, पर उसे अब ये नहीं समझ आ रहा था कि इस किताब में मेंशन साल्विनोस आखिर है क्या। साल्विनोस के बारे में सोचते हुए आरोही ने कहा, ये क्या कोई सुपर हीरोज होते थे, या फिर उस जमाने में इंसानों को ही साल्विनोस कहते थे? पर नहीं, साल्विनोस आम इंसान होते तो फ्यूचर के सपने नहीं आते उन्हें। यानी ये बुक कोई सुपर हीरोज के बारे में ही लिखी गई है। आरोही को अब तक ये समझ आ चुका था कि ये किताब आम इंसानों के सपनों के नहीं बल्कि किसी जमाने के सुपर नेचुरल क्रीचर्स के सपनों के बारे में थी। तब तो यूजलेस है ये बुक मेरे लिए। मुझे लगा इसमें नॉर्मल इंसानों की ड्रीम से रिलेटेड बातें लिखी होंगी, पर ये तो फ्रस्ट्रेट होते हुए आरोही ने मन ही मन कहा, और किताब को आगे पढ़ना अपना टाइम वेस्ट करना होगा सोचकर उसे वापस अलमारी में रख